Namaste students. Students, we are here to discuss NEET 2021 का biology paper. ठीक है? Before I start, I would request my students to keep NCERT textbook both 11th and 12th with you. ठीक है? क्योंकि मैंने देखे काफी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट NCERT के लाइंस के थे. So while making this video, I am going to tell you which particular line the questions was taken from. ठीक है, तो मैं चैप्टर का नेम, पेज नंबर और वो लाइंस के बारे में आपको स्ट्रेस करूंगा कि कहां से वो क्वेश्चन उठा है ना. तो सब लोग, सारे बच्चे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामने रख लें एंड लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर. ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू सी you have, I have in fact code 06, not 06, 06 it is. कोड 06 का पेपर डिस्कशन में कर रहा हूँ और हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो में बॉटनी के क्वेश्चंस लेंगे जो कि सीरियल में क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक है ना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है. डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल, विच जेल इट इज टॉकिंग अबाउट. ये जेल मेरे बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जेल है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जेल है. अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड. देयर इज अ स्टेन. व्हाई डू वी यूज दिस स्टेन? यू नो, डीएनए मोर और लेस इज कलरलेस, तो उसको विजिबल करने के लिए, उसको देखने के लिए हमको एक स्टेन डालनी पड़ती है. उस स्टेन का नाम समझो इथिडियम ब्रोमाइड है. सो वो जो यूवी रेज में देखते हैं वो कौन सा कलर का बैंड अपीयर होता है? स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइंस है स्टूडेंट्स. इफ यू गो विद द चैप्टर, आई टेल यू, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसको ओपन करिए. उसमें पेज नंबर 198 पे आइए. किस पे आएंगे? पेज नंबर 198. कैन यू सी देयर इज अ फिगर of gel electrophoresis 11.3 डायग्राम है. अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसी के राइट हैंड साइड में ये वाली लाइन है जो स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन है. ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं. ठीक है, फाइन, ओके. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन, सिंपल क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस. ठीक है, इसमें अच्छा, पहली बात मोनोइशियस बच्चों, मोनोइशियस आपको बताया गया है. मोनोइशियस और डायोशियस है ना, ऐसे दो प्रेजेंटेशन होते हैं. डाई मींस देयर विल बी टू डिफरेंट बॉडी, है कि नहीं. मोनो मींस देयर विल बी वन सिंगल बॉडी. वन सिंगल बॉडी विथ both sexual structures present, है ना. ये हो गया मोनोइशियस. और डायोशियस मतलब टू डिफरेंट बॉडीज. मतलब इसमें मैं बोल सकता हूँ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. बराबर बच्चों, है ना. आपसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. Which of the following plant is monoecious? Monoecious में एक सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सुअल कंटेंट होते हैं. मोर और लेस हम लोग बाइसेक्सुअल टाइप का चीज बट प्लांट में समझना चाहते हैं. बराबर. ऑप्शन देखो क्या है. पपैया है. पपैया मोनोइशियस हो सकता है? अरे भाई, मेल पपैया प्लांट और फीमेल पपैया प्लांट सेपरेट होते हैं. मार्चेंडिया याद है, वो मेल थैलस फीमेल थैलस सब अलग था. Even cycles, male cycles plant and female cycles plant is separate. What is the correct answer? Without any doubt, it has to be चारा. ठीक है, अगर आप पेज नंबर और चैप्टर पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगा वो जो अपना पेज नंबर 12 लिखो. पेज नंबर 12 में आप देखिए. बराबर, फिगर 1.6C. कौन सा? 1.6C. चैप्टर कौन सा है? ये अपना वाला चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन यूनिट के स्टार्टिंग का चैप्टर था. बराबर, उसमें आपको एक डायग्राम मिलेगा. वो डायग्राम में बराबर आपको कारा जो है उसमें एंथ्रीडियम उगोनियम साथ में दिखेंगे. समझ गए बच्चों? तो ये भी स्ट्रेट एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो गया.
फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 103। सी देयर इज अ मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन। अगर आप देखें तो यहाँ पर लेंटिकल्स, अच्छा इस बार के नीट के पेपर की एक खासियत थी कि पता नहीं क्यों एक ऑप्शन देख के अगर वो करेक्ट है ना तो बाकी सब मिल जाते थे अपने आप। जैसे मुझे तो दिख रहा है लेंटिकल्स इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, एवरीवन नोस दिस, है ना। ये वो ओपन स्पेसेस होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, बराबर। तो लेंटिकल्स मतलब कुछ भी करें आंसर ए का 3 होना फिक्स है, ए ऑप्शन का थर्ड होना कंपलसरी। ऐसा किधर है देखो, ए वाले का थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, टू क्रॉस चेक वेदर वी आर करेक्ट और नॉट, बी वाला देखो, बी वाला कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम इज डेफिनेटली फेलोजेन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फेलोडर्म, और कॉर का डिपोजिशन जो रहता है वो सुपेरिन नाम का मटेरियल होता है, बराबर। सो व्हाट इज करेक्ट, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को ये दिक्कत है सर ये कॉर कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हमको शायद नहीं आया, तो उसके लिए आप एक काम करो, ओपन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, चैप्टर नेम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा आपको पता ओपन करना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 96 ओपन करेंगे, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पे आपको कॉर्क कैम्बियम, है ना, को फेलोजेन बोलते हैं, ऐसा बोल्ड करके लिखा हुआ है, मेरे को याद आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे है, ठीक है। और तुम्हारा ये जो दूसरा है कौन सा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो फेलोडर्म है। These two information is given in bold format, बोल्ड फॉर्मेट में दिया गया बच्चों, प्लीज चेक इट, पेज नंबर 96 पे आपको मिल जाएगा। अगेन इट प्रूव्स एनसीईआरटी का लाइन उठाया हुआ है, समझे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाम, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्क्रीन, ये क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा बच्चों। तो क्या लिखा देखो, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मिलेगा, है ना। Perinuclear space forms a barrier between materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. This also is a correct information, बराबर है। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से बैरियर है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, यस और नो। जैसे समझो मैंने ये एक सेल बना दिया, ये मैंने न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, तो इधर कोई चीज ए में है और इधर कोई चीज बी में है, तो उनके बीच में जो मेम्ब्रेन सी है, सी विल बी अ बैरियर, राइट, करेक्ट। अच्छा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, थर्ड वन, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट possess a conspicuous nucleus, ये देखो इधर ही आपको समझ में आना चाहिए। मैच्योर सीव ट्यूब को बोल रहा है कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस होता है। व्हाट इज कॉन्स्पीशियस बाय द वे, मैंने बताया मेरे बच्चों को, इट इज आई कैचिंग, समथिंग विच इज आई कैचिंग, उसको बोलते हैं कॉन्स्पीशियस। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से सीव ट्यूब ऐसा है जिसके पास आई कैचिंग न्यूक्लियस है, ऐसा होता है क्या? नो, इनफैक्ट यू नो मैच्योर सीव ट्यूब आरबीसी सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बराबर। फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी रेफरेंस चाहिए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वो चैप्टर ओपन करो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें न्यूक्लियस वाले पार्ट में पहुंचो, वहां पर
पेज नंबर 138 पे आइए, पेज नंबर 138। कैन यू सी सेकेंड लास्ट पैरा, ठीक है, सेकेंड लास्ट पैरा, लास्ट 3 लाइन्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि आरबीसी सेल एंड मैच्योर सीव ट्यूब, है ना, these are enucleated, enucleated मतलब विदाउट न्यूक्लियस। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दैट दे शो कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ऐसा है। दिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है ना, करेक्ट। तो नाउ न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड आरएनए molecules in both the direction between nucleus and cytoplasm। तो पता है चीजें इधर से इधर भी आ सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है, वो जो होल होता है उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में विदाउट एनी डाउट द आंसर शुड बी द ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। समझ गए बच्चों? मैं इसको देखो पूरा इरेज कर देता हूं। सो फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड, द आंसर इज द ऑप्शन 3। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लेट अस गो विद द हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, देखो ये पॉलिनेशन की बात हो रही, फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट, इधर एक कीवर्ड जो मुझे समझ में आता है वो आपको देख के समझ में आना चाहिए था कि डिफरेंट प्लांट की चर्चा की जा रही है, ठीक है, during pollination. That will bring genetically different types of pollen grains to the stigma. ये कौन सा है बच्चों? ये तो बाय डिफॉल्ट जेनोगैमी होना चाहिए। यू रिमेम्बर हमने क्लास में कैसे बताया था बच्चों? हमने बताया था पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन के ब्रॉडली 2 टाइप थे। कौन सा? एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप, एक है ऑटोगैमी और दूसरा है गीटोनोगैमी। याद आया? हाँ बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में मेनली जेनोगैमी, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, बट एनसीईआरटी ने ऐसे बताया। डू यू रिमेंबर इनके मीनिंग? ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है, गीटोन, गीटोन मीन्स नेबर और गैमी अगेन मीन्स मैरिज। जेनो, जेनो मीन्स स्ट्रेंजर एंड गैमी मीन्स मैरिज। याद आया? करेक्ट। तो आपसे बोला जा रहा है ना कि आपको डिफरेंट प्लांट लेना है जो कि जेनेटिकली डिसिमिलर हो, वैसे प्लांट लेना है, तो क्या आंसर आना चाहिए? जेनोगैमी, ठीक है। तो गीटोनोगैमी इसलिए नहीं क्योंकि ये तो यार सेम प्लांट के बाजू वाले फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, वैसा है। अच्छा, यू नो द मीनिंग्स ऑफ चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी एज वेल। चैस्मो मतलब जिसके फ्लावर ओपन रहते हैं, क्लिस्टो वो फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो इस सब में आंसर आपकी जेनोगैमी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका ये पता करना है कि सर एनसीईआरटी का रेफरेंस बताएंगे कौन से पेज पे है, हाँ तो ओपन करो एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड वाला, पेज नंबर 28 पे आइए। पेज नंबर 28, वो अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। पेज नंबर 28 में जेनोगैमी जो है वो जेनोगैमी का एक पैराग्राफ ही है, जेनोगैमी का एक पैराग्राफ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। उसके आपको 2-3 स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको आंसर क्लिक हो जाएगा, बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यस और नो, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, द क्वेश्चन नंबर 106, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम। ये थोड़ा सा बच्चों लोग को डिफिकल्ट लगा ऐसा मुझे लगता है क्वेश्चन। बच्चों सोरगम इज नथिंग बट अ प्लांट जवार, ठीक है।
यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन जवार टाइप का प्लांट। तो जवार कौन सा प्लांट हो गया? C3 प्लांट हुआ या C4 प्लांट हुआ? याद है अपने लेक्चर्स हम लोग C4 प्लांट के एग्जांपल्स पढ़ते थे और हमने क्लास में कुछ ऐसे याद किया था, याद है आपको? ओके, वी हैव एग्जांपल्स लाइक मेज, जवार, प्रोट्यूलेका, एमरैंथस, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स थे। कौन कौन से थे? मेज, जवार, प्रोट्यूलेका, शुगर केन, ये सब C4 प्लांट्स, बराबर है। आपसे पूछ रहा है C4 प्लांट में, इन शॉर्ट, क्योंकि सोरगम इज जवार एंड जवार इज C4 प्लांट, इन शॉर्ट आपको पूछ रहा है कि C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन होने के बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? ठीक है, अरे C4 पाथवे इस ऐसे प्लांट को बोलते हैं जिसके पास आफ्टर कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज 4 कार्बन कंपाउंड। अगर कार्बोक्सिलेशन होने के बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन होता है तो उसको C3 पाथवे बोलता है। 4 कार्बन है इसलिए C4 पाथवे बोलते हैं। बाई चांस 2 कार्बन होगा उसको C2 पाथवे बोलेंगे, बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आपको पता है पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनिक एसिड जो है, सक्सिनिक फ्यूमेरिक, ये 4 कार्बन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन है, oxaloacetic acid 4 carbon है। But you know, for the C4 pathway, the first stable product was oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid first stable product था, ठीक है। तो ये C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स था अगर आपको याद हो तो, they were adapted for, you know, I would say हाई इंटेंसिटी पे सर्वाइव करना, हाई टेम्परेचर पे लोग सर्वाइव कर सकता था। इनके पास क्रैंस एनाटॉमी होता था, स्पेशल लीफ एनाटॉमी, इसमें मीजोफिल और बंडल शीट सेल्स दोनों होते हैं, बराबर है। तो C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज oxaloacetic acid, so the fourth option is a correct one in this case, ठीक है। If you want to know the NCERT lines, ठीक है, NCERT लाइन्स अगर आपको देखना है तो मैं बोलूंगा यू ओपन पेज नंबर 218। कितना बोल रहा हूँ? पेज नंबर 218 ओपन करेंगे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर का पेज नंबर 218, उसमें सेकंड लास्ट पैरा पे जाओ, सेकंड लास्ट पैरा पे, बराबर। सेकंड लास्ट पैरा पे वो जो C4 पाथवे वाला पैराग्राफ है ना, वहां पर आपको बताएगा कि C4 पाथवे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेज और सोरगम, ठीक है। तो सोरगम अपना कौन सा है? जवार। चेक कर लेना बुक में, बराबर। दिस विल गिव यू अ क्लियर आंसर। इन लोगों के पास क्रैंस एनाटॉमी भी होता है, बराबर, फाइन। So what is the final answer of this question? The answer is oxaloacetic acid, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। Going to the next question, बच्चों। So the question is 107 वाला, which of the following statement is not correct? Not correct is an important word now. Not correct ढूंढना है, correct वाला नहीं ढूंढना है। Pyramid of biomass in the sea is generally inverted. This statement if you see, okay, ये तो बराबर है। Pyramid of energy is always upright, that also is correct. Pyramid of number in a grassland is upright. Pyramid of biomass in sea is generally upright. ये देखो बच्चों, हाँ, Pyramid of biomass is generally इधर inverted लिखा है, इधर upright लिखा है, मतलब गड़बड़ इन दोनों में से हो सकती है कि नहीं? ठीक है, आपको पता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इनवर्टेड, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट तो भाई क्लियर हो गया, फोर्थ वाला ही है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली अपराइट, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट because the question is asking to find up the incorrect one, so the option 4 is going to be perfectly correct. If you want to know the NCERT reference, ठीक है, आप ओपन करो वो जो चैप्टर है अपना, कौन सा चैप्टर था ये सब, इकोलॉजी यूनिट के चैप्टर है, पेज नंबर 249 पे जाइए, इकोसिस्टम वगैरह जो चैप्टर था, है ना, उसमें सेकेंड लास्ट पैराग्राफ,
विच पैराग्राफ? सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें 3 लाइन्स मेंशन्ड है। 3 लाइन्स मेंशन्ड, वही मेंशन्ड है क्या कि भाई पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इनवर्टेड। तो इनवर्टेड वाज द राइट स्टेटमेंट। आपसे रॉन्ग पूछा है तो आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। इजी हो गया बच्चों, है ना? लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 108 क्वेश्चन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गेस प्रोड्यूस कैरागिन? अरे याद है कैरागिन वगैरह क्या? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस थे, है कि नहीं? हाँ, तो आपको जो है इसमें ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूसर्स कैरागिन, ये आपको पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई वुड से। ठीक है, if you want to know the reference, go to NCERT textbook, Kingdom Plantae। ठीक है, एल्गे वाले टॉपिक पे जाइए। कौन से वाले पे जाएंगे? एल्गे पे। ठीक है, नाउ देयर इज पेज नंबर 32। कौन सा? पेज नंबर 32 ओपन करिए। पेज नंबर 32 पे आपको कैरागिन जो है ना, कैरागिन वो रेड एल्गे है ऐसा बताएं। ठीक है, कौन सा बताएं? रेड एल्गे लिखा है। वो भी जो है आप देखेंगे तो उधर फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, और उसमें करीब लास्ट 6 लाइन जो है वो बोल्डेड वर्ड लिखा है। बोल्डेड फॉर्मेट में वर्ड वही लिखा है अपना, क्या कि भाई कैरागिन दैट इज अ रेड एल्गे। बराबर है? क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट इज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 109 की बात हो रही है। When gene targeting involving gene application बोल रहा हूँ, gene amplification लिखा है। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, बच्चों this word itself should give you the answer। ट्रीटमेंट करना है डिजीज को डायग्नोस नहीं करना है। आई होप यू नो व्हाट इज डायग्नोसिस। मेरी भाषा में आपको याद है क्या? डायग्नोसिस वाज एन आर्ट ऑफ नेमिंग द डिसीज। तो हमको बीमारी को नाम नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप कोई जीन को टारगेट कर रहे हैं, जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं, और आपका इंटेंशन क्या है? वो बीमारी को ठीक करना है, ट्रीटमेंट करना है। ऑब्वियसली द आंसर शुड बी जीन थेरेपी, बिकॉज थेरेपी मीन्स सम ट्रीटमेंट, राइट? डायग्नोसिस में आप बीमारी पता करते हैं, थेरेपी के जरिए ट्रीट करते हैं। करेक्ट और नॉट? बायो पहले से ये बाकी जो चीजें वो सब तो एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू नो द रेफरेंस, गो टू पेज नंबर 211। पेज नंबर 211। ठीक है, एक पैरा है 12.2.2 12th स्टैंडर्ड की बुक में। ओके, 12.2.2 the first two lines itself if you read, आपको समझ जाएगा जहां पर इंटेंशन ट्रीटमेंट होता है वो चीज जीन थेरेपी होगी। बराबर? फाइन, आगे बढ़ जाए बच्चों। दिस इज व्हाट आई वुड से इज क्लियर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question says, plant show different pathway in response to environment or phases of the life to form different kinds of structure. Clear NCERT line it is. This ability is called as what? Plasticity. याद है वो environmental plasticity था, वो बटरकप वाला एग्जाम्पल, larks पर बटरकप, plant growth chapter, वो डायग्राम याद आ जाना चाहिए जहाँ पे फाइनली डाइसेक्टेड लीफ होते हैं, वो पानी में रहता है तो बाहर आते हैं तो यू नो थोड़ा सा एक्सपांडेड हो जाता है। वो वाला जो टॉपिक है, इफ यू वांट टू नो वेयर एग्जैक्टली बाय पेज नंबर एंड लाइन इट इज, ओपन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 246 पे जाइए। 246
ओके, नॉट 246, हाँ 246 बराबर है। फर्स्ट टू लाइंस, ओके, फर्स्ट टू लाइंस जो है वो बोल्डेड वाला है ना। फर्स्ट टू लाइंस उसकी जो है वही उसकी डेफिनेशन लिखी एक्चुअली पेज नंबर 246 पे, जो अपना प्लास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है ना वो उसी का डेफिनेशन ही है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा डेफिनेशन ही उठाया हुआ है। हाँ, उसमें वो लाख स्क्वायर, बटर कप, ये सब का एग्जाम्पल था। फाइन, सो 246 में आपको ये ऊपर ही दिख जाएगा, ठीक है। फाइन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अभी देखो क्वेश्चन क्या है। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? ठीक है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में कौन सा मैकेनिज्म कॉम्पिटिंग स्पीशीज ने इवॉल्व किया रहेगा फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, इंटर मींस बिटवीन, बिटवीन फ्यू स्पीशीज, अगर जो कंपटीशन अवॉइड करना वगैरह रहता है। तुमको याद है क्या अपना वो जो टॉपिक था, मैं बताऊं, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला टॉपिक, उसमें वो वार्बलर्स वाला एग्जांपल, देखो वार्बलर्स वाला, एक ही ट्री पे वार्बलर्स अपने अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, अगर आपको याद हो तो रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब सब लोग अपना अपना हिस्सा थोड़ा अलग कर लेगा और वहां पे वो लोग बेसिकली फीड करेंगे। ये जो क्वेश्चन ना वापस ही एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोलूंगा मैं, कोई ट्विस्ट एंड टर्न खास नहीं। इफ यू वांट टू सी, गो टू पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 पे जाइए, वहां पर गॉस कॉम्पिटिटिव है ना प्रिंसिपल है, बराबर, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वही पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको उसमें लास्ट लाइन पे, लास्ट लाइन के आसपास वार्बलर्स वाला एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, कि एक ट्री पे वो 4-5 वार्बलर्स थे, वो मैक आर्थर, याद है एक वर्ड, ये मैक आर्थर भी था इकोलॉजी वाले चैप्टर में, है ना। तो उधर से आपको रिसोर्स पार्टीशनिंग विल गेट एन आंसर। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग विल बी द आंसर, स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइंस, ट्विस्ट एंड टर्न खास नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन 112, ये मेसोगोलम करना है। क्रिस्टे, थाइलेकोइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्न है। अच्छा, ये क्रिस्टे क्या है, एक एक करके बताऊं तो ये देखो इधर, CRISTAE, याद है अपना ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम था, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टे बोलते थे, इसी पे F1 पार्टिकल वगैरह रहता था, है ना। इन शॉर्ट व्हाट इज क्रिस्टे? क्रिस्टे ये जो है, ये मैं बोलूंगा ये फोल्ड्स है ना, फोल्ड्स लिख दूं मैं तो, इन फोल्डिंग found in the IM, inner membrane of mitochondria, करेक्ट, बराबर। तो ये क्रिस्टे का हो गया। अच्छा, क्रिस्टे ये इनफोल्डिंग किधर है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है A3 वाला, एक ही ऑप्शन देखो, मैंने आपको बताया इस बार के नीट के पेपर में, अगर मेसोकॉलम को देखोगे ध्यान से, पहला वाला मैच जो था वही पूरा फाइनल आंसर होता है। देखते हैं फिर भी, लेट्स गो विद द अदर वंस। थाइलाकोइड्स क्या थे, थाइलाकोइड्स तुमको पता है बच्चों, थाइलाकोइड्स ये आपको इसमें मिलते हैं, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को तुम प्लास्टिड्स बोलो। अब वो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है, बट देख लो भाई, ये समझो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये उसका 2 मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं तो बच्चों, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक स्टैक ऑफ कॉइन लेकर थाइलाकोइड्स होते थे, बराबर है ना। और वही थाइलाकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होता है, उसको हम सिंगुलरली ग्रैनम बोलते थे, बाकी सारे ग्रैनम। इन शॉर्ट व्हाट आर थाइलाकोइड्स?
ये जो आप एक के ऊपर एक देख रहे हैं यही होता है थाइलाकोइड्स। तो क्या लिखा है? flattened membranous sac in the stroma of plastids। करेक्ट, बी का 4 हो गया, कर लो बात। हाँ, और क्या? सी एंड डी जो लिखा है, सी क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यू नो द सेंट्रल कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सिस्टर्नी आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स इन द गोल्गी apparatus। याद है गोल्गी apparatus का डायग्राम? ऐसा कुछ गोल्गी apparatus का डायग्राम आपको मैं बताता हूँ। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद में गोल्गी apparatus हम कुछ ऐसा बनाते थे, अगर आपको याद हो तो। ऐसा कुछ मैं पहले से बना दूं, देखो बना दिया मैंने, है ना। अब ये ऐसा अपने को जोड़ने को आना चाहिए, है ना। ये देखो ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा सब था, ठीक है। तो इधर डायग्राम तो नहीं समझा ना। एनीवेज व्हाट यू गॉट इज 112 का आंसर इज 1। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ see now the next question, the plant hormone that is used to destroy weeds in the field। ये तो कितना स्ट्रेट सिंपल आंसर है। हाँ, द आंसर इज 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-D। याद है 2,4-D was meant to eradicate dicot weeds, है ना, to get a weed free lawn। लॉन मतलब उधर ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस आर मोनोकॉट। तो मोनोकॉट अगर आपको बहुत सारे ग्रो करने हैं और डाइकॉट को सिलेक्टिवली खत्म करना है तो 2,4-D नाम का केमिकल लगेगा, बराबर। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड वगैरह उसका नाम था। फिर दूसरे जो नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सब तो तुम्हारे वो सब ऑक्सीजन के टाइप्स है। बट उसमें से 2,4-D प्रिसाइजली हमको चाहिए रहता है फॉर इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, बराबर, ठीक है। वीड फ्री लॉन बनाने के लिए, मोनोकॉट वाले लॉन बनाने के लिए। अगर आपको पेज एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो यू शुड ओपन द चैप्टर प्लांट ग्रोथ, गो इन द सेगमेंट ऑक्सिन्स और आपको पेज नंबर 249 पे मिलेगा ये। इनफैक्ट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ दैट पेज, फर्स्ट 4 लाइन्स में डिस्कशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2,4-D का बाय द वे क्या फुल फॉर्म था? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना, ठीक है। बाकी सबको पता ही है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैफ्थलीन एसिड एक्सेट्रा। फाइन, आगे बढ़ते हैं students। Next question is from the evolution chapter। The factor that leads to founder effect population is natural selection, genetic drift, genetic recombination, mutation। याद है इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट आंसर होना चाहिए। वो जीन्स ड्रिफ्ट करते हैं, समझो एक एक यू नो एक एरिया था, मतलब सपोज लाइक दिस, देयर वाज एन आइलैंड फॉर एग्जांपल। ये आइलैंड है ना। आइलैंड में एक पर्टिकुलर पोर्शन इधर से जीन्स बोलो या एक एंड्स की पॉपुलेशन बोलो जो दूसरी जगह पे चली गई, दूसरे आइलैंड पे चली गई। दिस वाज एन आइलैंड ए, दिस इज माइग्रेटेड टू मेंबर बी। तो जो माइग्रेट किए सेट ऑफ जीन्स जो इधर आया सबसे पहले, बी में जो आया सबसे पहले, वो फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो उधर का फाउंडर रहेगा। बी में मतलब बी वाले आइलैंड में सबसे पहले रहने वाले बंदे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से हुए रहेंगे, करेक्ट। Here I will not explain the entire concept, you must have understood this। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी का रेफरेंस सही है तो ओपन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना। पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर जो है वो जो हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल वाला पैराग्राफ है, हार्डी विंसबर्ग इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है, वो पेज नंबर रहेगा। हार्डी विंसबर्ग वाला पैराग्राफ है, उसमें ढूंढ लेना, है ना। पेज नंबर निकाल नहीं, वो करीब लास्ट जस्ट
प्रायर टू द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, उधर ही कहीं पे रहेगा, है ना। वहां पे आप देखिएगा आपको ये जेनेटिक ड्रिफ्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के जस्ट ऊपर ही मिलने वाला है। हाँ, वो पेज को देख लो, यू विल डेफिनेटली गेट दैट फाउंडर इफेक्ट वाला स्टफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट सेज 115th क्वेश्चन पे आगे हम लोग मैच द कॉलम। देखो, सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, आपको पता है जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मतलब कुछ भी करो ए का सेकंड होना चाहिए, बराबर। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स, पहले तो ए का सेकंड कितने में है, ए का सेकंड मेरे को तो यार थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ, दूसरा देखते हैं, बी का फोर्थ, द टिश्यू sorry the tissue having all cells similar in structure and function, similar in structure and function बताए। और सिंपल टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सेल्स अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, तो पी का 4 इज करेक्ट। अच्छा, देन टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये तुम्हारे हो गए वैस्कुलर टिश्यू। कुछ याद है क्या, मतलब वैस्कुलर टिश्यू में अगर मैं बात करूं तो जाइलम के पास जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए कि नहीं। इवन फ्लोएम के साथ सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी चार अलग अलग हो गए। तभी तो यार इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। एक जैसा ही रहेगा तो सिंपल टिश्यू, और अलग अलग बना सकते हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो मतलब ए का 4 पक्का है, बी सॉरी ए का 2 पक्का है, बी का 4 पक्का है, ओके, सी का 1 पक्का है। तो फिर डी के लिए क्या बचा, डी के लिए नैरो ल्यूमेन वाला जो है वो स्क्लेरिड्स होता है। करेक्ट, इफ यू सी दिस, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, बराबर। ये अपना फाइनल आंसर होना चाहिए। इजी बच्चों, बराबर। इसका मेनली आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, बराबर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो इधर, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in a soil at any given time is referred as। देखो बच्चों, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्टैंडिंग स्टेट, आई थिंक स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में ही कंफ्यूजन हो सकता है, बराबर। भाई क्लाइमेक्स कम्युनिटी और क्लाइमेक्स तो नहीं आंसर है, हमको ये पता करना है स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, बराबर। So if you are not aware, I'm giving you the definition, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या आपकी समझ के लिए बता रहा हूं मैं। देखो, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप, मैं बोलूँ ना, स्टैंडिंग स्टेट इज फॉर नॉन लिविंग कंपोनेंट या अबायोटिक कंपोनेंट बोलो चलेगा, और स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली लिविंग के बारे में बात कर रहा है या बायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, फाइन। एक काम करो, स्टैंडिंग स्टेट का डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। स्टैंडिंग स्टेट, ये भी एनसीईआरटी में बताया है, ऐसा बात नहीं है। क्या लिखा है, कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फाउंड in ecosystem। Can you see the word inorganic? नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं सॉइल के अंदर, स्टैंडिंग स्टेट हो गया। अच्छा, उस नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट को एसिमुलेट करके जो लिविंग बॉडी में आ जाएगा वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या लिखें, स्टैंडिंग क्रॉप इज बायोमास और द लिविंग मैटर। ठीक है,
of biotic components, ठीक है, of an ecosystem. आ गया बायोटिक कंपोनेंट at a particular time. देखो आया बायोटिक कंपोनेंट, है ना, लिविंग मैटर जो होता है लिविंग कंपोनेंट्स के इकोसिस्टम के एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको मिलता है स्टैंडिंग क्रॉप. तो क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें नॉन लिविंग के बारे में बोली थी, तो आंसर आपका स्टैंडिंग स्टेट होना चाहिए, ना कि स्टैंडिंग क्रॉप. क्लाइमेक्स कम्युनिटी और क्लाइमेक्स तो एनीवेज पिक्चर में नहीं था. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट. स्टैंडिंग स्टेट टॉक्स अबाउट इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग कंपोनेंट. स्टैंडिंग क्रॉप टॉक्स अबाउट द लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, चलो गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज genera like Selaginella, थोड़ा स्पेलिंग टाइपिंग एरर है. Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are, कितना easy question है, heterosporous. Straight NCERT line it is. Kingdom Plantae chapter, बराबर. You might be knowing ना, heterosporous मतलब एक छोटा साइज का स्पोर और एक बड़ा साइज का स्पोर, है ना. जनरली हमने देखा है कि फीमेल का स्पोर बड़ा रहता है, मेगा, और मेल का स्मॉलर रहता है. अभी तो प्रीफिक्स माइक्रो इज जनरली फॉर मेल एंड मेगा इज फॉर फीमेल. एनीवेज, टॉपिक ये नहीं था. क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेजिनेला साल्विनिया जो दो काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो टाइप के प्लांट को क्या बोलते हैं, हीट्रोस्पोरस प्लांट बोलते हैं. किधर मिलेगा आपको ये हीट्रोस्पोरस वाला जो कंडीशन है वो आपको बताऊं तो यू हैव टू गो टू पेज नंबर 38, फर्स्ट पैरा, लास्ट 6 लाइन्स, है ना. लास्ट 6th लाइन जो है वो बोल्डेड है, उसमें लिखा है कि भाई सेलेजिनेला साल्विनिया वही हीट्रोस्पोरस होता है. डन. स्ट्रेट एनसीईआरटी रेफरेंस. हाँ, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए. कॉमन स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार टेस्ट में आपके पूछा भी है मैंने, है ना. गोइंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं. नाउ next question, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? देखो बच्चों, ये भी आपको बताया था. मैंने आपको क्या बोला था, सेंट्रोमियर. मैंने आपको इस तरीके से याद किया था, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिवाइड्स ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज. याद आया क्या, ये लाइन याद आई? तो मतलब माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता है, पक्की बात है. लेकिन आपको याद है क्या, मियोसिस जो है वो 2 स्टेज का प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. Meiosis 1 was reductional division and meiosis 2 was equational division, which behaves exactly like mitosis. कहने का मतलब इसके एनाफेज में भी सेंट्रोमियर टूटेगा, पक्का है, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है. तो दिस इज एनाफेज 2, है कि नहीं. तो व्हाट इज द कॉमन कंक्लूजन, माइटोसिस में सेंट्रोमियर टूटता है एनाफेज में, मियोसिस में सेंट्रोमियर टूटता है एनाफेज 2 में. एनाफेज 2 में टूटता है. इसे तो आपको याद करा है क्लास. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एनाफेज 2, बराबर. इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो हमने आपको बताया था. एक क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं. अपने मियोसिस में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, तो 46 क्रोमोसोम विल फॉर्म 23 बाइवेलेंट्स, याद है. और 23 बाइवेलेंट्स फिर सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में. एनाफेज 1 में 23 बाइवेलेंट्स का 23 एक सेल में जाएगा, दूसरा 23 दूसरे में जाएगा, बराबर.
इस समय पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया, सेंट्रोमियर नहीं टूटा। मैं ये बोलूंगा मियोसिस 1 खत्म होने तक अपने को 23 क्रोमोसोम वाले 2 सेल मिले। अब ये जो सेल मिले दे आर फोर्स्ड टू डू माइटोसिस। ये जो 23 क्रोमोसोम है सबके पास 2-2 क्रोमेटिड थे और ये आपस में टूटेंगे एनाफेज 2 में। गॉट इट? ये सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू माइट बी नोइंग दिस, है ना। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आंसर विदाउट एनी डाउट वाज एनाफेज 2, अगेन द एनसीईआरटी कंसेप्चुअल आंसर। ठीक है, बराबर। पेज नंबर भी बता सकते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप मियोसिस के एनाफेज 2 में जाके पढ़ लेना। मियोसिस के एनाफेज 2 में जाके पढ़ लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गैमे। गैमे देखो बच्चों, ये गैमेट्स नहीं बोल रहे, गैमेट्स और गैमे में फर्क क्या है? गैमेट्स आपको बताया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट्स बनते हैं। अगर असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है गैमे, बराबर। अब पूछा गैमे आर प्रेजेंट वेयर, ठीक है। मॉसेस, सम लिवरवुड्स, टेरिडोफाइट्स। देखो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म तो गए, ठीक है। मॉसेस और लिवरवुड में अगर देखना है तो सम लिवरवुड इज अ करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इसकी आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, यू कैन गो विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। किंगडम प्लांटे वाला अपना टॉपिक है, पेज नंबर 35, ओके। टॉपिक 3.2.1, ठीक है। उसमें लिवरवुड के पैराग्राफ में जाइए, ठीक है। और आपको सेकंड पैरा में बोल्डेड वर्ड मिलेगा गैमे। What I can sense is examiner who has made the NEET paper has picked up all bolded word questions only. तो जितने बोल्डेड वर्ड है बच्चों वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट ही होता है, उसमें भी दो राय के है ना। तो ये सेकंड जो बोल्डेड वर्ड है वो उठाया है और वो लीवर वर्ड्स में रहता है। सो आंसर इज सम लीवर वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ which of the following is a correct sequence of steps in PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कितना इजी है। डीनेचुरेशन पहले होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर एनेलिंग होता है। इसका कुछ टेम्परेचर याद है बच्चों? डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या था? डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या था आपको याद है? दैट वाज इन 90s, टू बी प्रिसाइज अराउंड 94-92 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था। ये एक्सटेंशन जो है वो कितने टेम्परेचर पे होता था? 55 पे होता था, 55। और एनेलिंग जो है वो कुछ 72 डिग्री सेल्सियस पे होता था, याद है क्या? ठीक है, यही तो था पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। याद है ये 94 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम लोग वो टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज करते थे। तो थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्टेड होता था। ये वही एंजाइम है जो थर्मोस्टेबल है, थर्मोस्टेबल। वरना ज्यादातर एंजाइम हमने देखा कि लो टेम्परेचर पे दे फेस इनएक्टिवेशन, हाई टेम्परेचर पे दे फेस डीनेचुरेशन, ठीक है। तो एंजाइम मोर और लेस मैं बोलूंगा कि 5 डिग्री 10 डिग्री के पहले काम भी नहीं कर पाते, और एक इसके पर्टिकुलर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो भी उस काम नहीं कर पाते। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोला हूँ, आपको लेक्चर बताया स्टूडेंट्स, यू टेक स्पिनच, पालक है ना। पालक को मम्मी जो है इसमें रखती है फ्रिज में, तब वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पालक के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे एट लो टेम्परेचर। वही मम्मी उसको बॉईल कर देगी तो वो एंजाइम का मतलब ब्रेक हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। इन शॉर्ट, लेस देन 10 डिग्री या 5 डिग्री इनएक्टिवेशन हो जाएगा। मोर देन 55 वगैरह वो डीनेचुरेशन जनरली हो जाता है, मोर देन 35-45 ऐसे। हमको ये बोल रहे हैं यहाँ पर डीनेचुरेशन जो है जनरली हो जाता है। हम
टैग पॉलीमरेज को, क्योंकि वो थर्मोस्टेबल एंजाइम, वो नहीं डीनेचर होता है, ठीक है, फाइन। सो द आंसर विदाउट एनी डाउट इज दिस वन, डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एंजाइम, ठीक है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है। If you want to know the पेज नंबर, तो पेज नंबर पे अगर आपको जाना है तो लिखो पेज नंबर, राइट, पेज नंबर 202, फिगर 11.6, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एक्सटेंशन, फिर एनलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट सेज क्वेश्चन नंबर 121, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट ऑन द सेंट्रल डॉगमा। अरे सेंट्रल डॉगमा स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन, स्ट्रेट एनसीईआरटी। इधर देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, आपको पता है वो क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। एमआरएनए से ट्रांसलेशन के जरिए डी बनता है, डी दैट इज प्रोटीन। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? व्हाट इज द आंसर इज फर्स्ट वन, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो आ जाओ पेज नंबर 98 पे, ठीक है। लास्ट लाइन यही लाइन है, एज इट इज, लास्ट लाइन जो थोड़ा ऐसा डायग्राम जैसा बना के दिया है वही है, एज इट इज लिखा हुआ है। सो इट्स अ क्लियर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड द आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। सो 122 question says diadelphous stamens, it is stamens, typing error, it is diadelphi वाला जो stamens होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। The answer is P। कैसे कैसे तुमको याद है? P जो है that comes in the family of Fabaceae। याद है अपने 3 फैमिली थे, फेबेशिया, सोलनेशिया, लिलिएशिया। याद आया क्या तुमको? मैंने बताया फेबेशिया वो फर्स्ट फैमिली है, इसमें G1 आएगा। सोलनेशिया सेकंड फैमिली है, F फॉर फेबेशिया फर्स्ट फैमिली, S फॉर सोलनेशिया सेकंड फैमिली, L फॉर लिलिएशिया लास्ट फैमिली, तो G3 आएगा। अब जरा मैच करो, फेबेशिया G1 है ना, करेक्ट। ये तो तुम्हारा उसके कॉन्टेक्स्ट में हो गया, कौन सा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के फ्लोरल फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं, फेबेशिया जो है, जो फैमिली है, उसका एग्जांपल पी प्लांट वगैरह होता है, ठीक है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला इट वाज जाइगोमॉर्फिक, बाइलैटरल सिमेट्री वगैरह होता था, बराबर। ये जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, करेक्ट। प्लस इसके केलेक्स के 5 फ्यूज सेपल्स, करोला याद है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला होता था। फिर बाद में एंड्रोशियम 9+1, इधर ही तो बात आ गई बच्चों, 9 और 1 साथ में, और फिर G1। ये बच्चों व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इधर देखिए, इधर इधर इधर, कैन यू सेंस दैट हियर ये 9+1 मिला क्या? 9+1, तो यहाँ पर जो है स्टेमेंस चिपक गए हैं। कितने बने? 2 बने, 2। अगर 2 जुड़ते हैं उसको डाइएडल्फी बोलते हैं, पूरा ट्यूब जुड़ के एक ही रहता है उसको बोलते हैं मोनोएडल्फी, बहुत सारे होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फी, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे भी आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में। एडल्फी is fusion of a sexual part, A for Adelphi, A for asexual. Also अपना एक टॉपिक था syngenesis, तो syngenesis is fusion of sexual part, S for syngenesis, S for sexual, करेक्ट। अगर आप देखना चाहें तो सपोज करो ये एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है ना। अगर इसके नीचे के असेक्सुअल पार्ट जुड़ जाए तो आप बोलेंगे भैया एडल्फी कंडीशन है, ठीक है। और या तो कभी कभी सेक्सुअल पार्ट जुड़ जाएगा, है ना,
उसको बोलते हैं सिंजेनेसिस। यहाँ पर पी प्लांट में जो स्टेमन जुड़ते हैं वो 2 ट्यूब बनती है, इसलिए वो डाइएडेल्फी है। ठीक है, अगर आपको पेज नंबर का रेफरेंस चाहिए तो पेज नंबर में बताऊं, आप लिखो चलो। हाँ, पेज नंबर 75 पे जाओ, पेज नंबर 75। ठीक है, पेज नंबर 75 पे एंड्रोशियम वाला टॉपिक है, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोशियम वाला पैराग्राफ है, लास्ट 3 लाइंस में बोल्डेड वर्ड है, बोल्डेड वर्ड एडेल्फी वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। समझे कि नहीं? मेरे को तो फ्लोरल फॉर्मूला के A9+1 से भी वो डाइएडेल्फी समझ जाते हैं। समझे? करेक्ट। तो द आंसर इज पी प्लांट। ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल्सो इज डन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्पीशीज। अब इसमें देखते हैं बच्चों, अरे प्लस प्लस दोनों पार्टनर को बेनिफिट, ये किस में होता है? ये तो यार म्यूचुअलिज्म में होता है। दोनों को नुकसान, ये किस में होता है? पैरासाइटिज्म में होता है। एक को नुकसान, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, that is एमेंसेलिज्म। if you remember, एक को फायदा और दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, that is कॉमेंसेलिज्म। एक्चुअली अगर कॉमेंसेलिज्म का सोचे तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है ना। एमेंसेलिज्म का सोचे तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। कोई बुक ने एमेंसेलिज्म को लिखा है नेगेटिव फॉर्म ऑफ कॉमेंसेलिज्म। क्या लिखा है? नेगेटिव फॉर्म ऑफ कॉमेंसेलिज्म। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? समझे? अगर आपको देखना है, अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग, मैं आपको मिसिंग तो नहीं, आपको रिवाइज कर दूं। पैरासाइटिज्म भी एक होता है जिसमें एक को बेनिफिट, दूसरे को नुकसान। बराबर? किधर मिलेगा? यस आई टोल्ड यू ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गो टू पेज नंबर 232 पे टेबल दिया, देखो टेबल, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में टेबल दिया है क्लियरली, है ना। ये टेबल में से ही क्वेश्चन आया। अच्छा, एमेंसेलिज्म का अगर किसी ने एग्जाम्पल पूछा तो क्या होना चाहिए? आपको क्लास में बताए, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एक बैक्टीरिया अपने बॉडी से कोई केमिकल निकलता है जिससे सामने वाला मर जाता है। ओके, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये आप बोल सकते हैं एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है, एमेंसेलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। डन बच्चों? चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 124 पे कोहेजन। देखो कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन, गटेशन। अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, बताओ क्या? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ओके, वो जो अपना टॉपिक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन फ्लो। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गो टू पेज नंबर 188, पेज नंबर 188, द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। उसमें कुछ लिखा था, 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन आया था। अच्छा, कोहेजन मतलब, कोहेजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेजन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं बोलूं एग्जाम्पल, chalk particles attracted with chalk itself, है ना। और एडेशन का था, एडेशन वो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। मैं बोलूं chalk with board, है ना। ऐसे ही आपको क्लास में बताया था। एक्चुअली द वर्ड को मीन्स साथ में, को कलीग, को पार्टनर्स, बराबर है। तो कोहेजन का क्या मीनिंग हो सकता है?
कोहेजन के बारे में देखेंगे तो mutual attraction between water molecule. Check this cohesion is mutual attraction between this two water molecules. Correct है, बराबर. हाँ, अभी adhesion की बात करते हैं. Adhesion is attraction between two different molecules. ये देखो different वाला आ गया, polar surface. Surface tension और guttation. Guttation क्या था? Water loss. Okay, in liquid phase, guttation. तो फिर surface tension का, surface tension is more attraction in the liquid phase. बराबर. What is the answer? Answer जो है ये थर्ड वाला लग रहा है. That is A का second, B का fourth, C का first and D का third. ठीक है, फाइन. NCERT रेफरेंस ए बी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Students, next question says in equation GPP minus R. Okay, if GPP minus R is equal to NPP. पहली बात ये NPP क्या है? ऐसा था ना, NPP is equal to GPP minus R. What is NPP? Net primary productivity. ऐसा था, है ना. GPP के gross primary productivity minus R. R is respiration loss. तुमको याद है मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था. समझो एक पर्सन को ग्रॉस मतलब टोटल सैलरी समझो 50,000 मिलता है. उसमें से खुद को जिंदा रखने के लिए शायद वो पर्सन 5,000 रुपीज खर्चा करता है खुद के ऊपर. तो व्हाट इज द नेट सैलरी फाइनली ही इज गोइंग टू टेक होम? 45,000. ये हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. करेक्ट और नॉट? ऐसा कुछ समझाया था. बट इन दिस केस क्वेश्चन आस्क इज R क्या है? R is the loss which is incurred by having its own respiration. Correct? तो आंसर क्या? सेकंड, रेस्पिरेशन लॉस. इकोसिस्टम वाला टॉपिक का क्वेश्चन है. अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एनसीईआरटी के कौन से पेज पर है, चलो लिखो. वो इकोसिस्टम चैप्टर के पेज नंबर 243 फर्स्ट पैरा लास्ट 2 लाइंस पे आपको मिलेगा. ये एनसीईआरटी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा. इजी क्वेश्चन था बेसिकली, कोई खास दिक्कत नहीं इसमें. गोइंग विथ नेक्स्ट थिंग. It says site of perception of light in plants. Okay, photoperiodism. Perception of light in plant. Light कौन सा पार्ट परसीव करेगा? जाहिर सी बात है यार, लीफ परसीव करेगा. लीफ ही लाइट लेगा. वो लाइट लेने के बाद फिर उस एनर्जी को यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और एनर्जी दूसरे लोगों को देगा. मतलब इट कैन गो एंड डिपॉजिट एज फ्रूट एंड ऑल दैट थिंग. In short, if you want to know from where it has been taken, plant growth chapter निकालिए, है ना. उसमें जो अपना ये ना फोटो पीरियोडिज्म वाला जो टॉपिक है, फोटो पीरियोडिज्म वाला, उसी के आसपास है. प्रिसाइजली लिख लो. चलो पेज नंबर आप लिखो 252. ठीक है, फर्स्ट पैरा. ठीक है, लास्ट 5 लाइन्स. क्या बोला मैंने? फर्स्ट पैरा लास्ट 5 लाइन्स पे. ठीक है, एनसीईआरटी में है शायद वो वर्नलाइजेशन वाला जो अपना टॉपिक है, पैराग्राफ है, उसके आसपास है. डन, बराबर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नाउ
Which of the following is not an application of PCR? Polymerase chain reaction. देखो बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोग जीन एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्या नाम का, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे से सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बहुत बार बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर कुछ म्यूटेट हुआ रहेगा तो भी बहुत बार म्यूटेट होके पता चलेगा। हाँ, आप जो है डीएनए वीएनए की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में द आंसर नॉट पूछा, नॉट, so the following is not the application of polymerase chain reaction, so the correct answer will be purification of isolated protein. ये polymerase chain reaction का उद्देश्य नहीं है, it is not the purpose for what polymerase chain reaction is meant for. तो कहते हैं हम लोग पीसीआर वीसीआर यूज करके क्राइम स्पॉट पे अगर डीएनए कम होता है तभी भी हम वो जो छोटा सा डीएनए मिलेगा उस डीएनए को पीसीआर मशीन में डालेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी कराएंगे, ठीक है, वही सब डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन से, और फाइनली हम जो है जो कल्प्रिट है उसका डीएनए वगैरह पता कर पाते हैं ऐसा। तो फाइन, तो ये सब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शन, म्यूटेशन, ऑल आर फंक्शंस ऑफ पीसीआर. व्हाट इज नॉट द फंक्शन इज द फर्स्ट वन, ठीक है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. दिस क्वेश्चन इज डन. Going to the next one. बच्चों, during the purification, next question, during the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol will precipitate out what? Straight NCERT line question. DNA. चलो चेक करो, open NCERT textbook. NCERT textbook में पेज नंबर वो कौन सा था अपना टॉपिक ना, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, राइट, दैट वाज देयर ऑन पेज नंबर 201. लिखो 201. एक एक्चुअली पैराग्राफ ही है पूरा. दैट पैराग्राफ इज अबाउट द प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उधर ही लिखा हुआ है ये. दैट इज देयर इन दिस चिल्ड इथेनॉल वाला, वो लास्ट 3 लाइंस पे है, लास्ट 3 लाइंस पे है ये चिल्ड इथेनॉल वाला. डीएनए इज द आंसर. समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, इजी भी है सब, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी, उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न खास है नहीं. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज which of the following algae contains mannitol? अरे बच्चों, मैनिटोल याद है क्या? ब्राउन एल्गे में होता है. किसमें होता है? ब्राउन एल्गे. बेसिकली हमको इसमें ब्राउन एल्गे ढूंढेंगे. एक ग्रेसिलेरिया क्या चीज है? ग्रेसिलेरिया, गिलीडियम, ये सब हमारा रेड एल्गे था, वो आइसक्रीम जेली वेली सब बनाते थे. वोल्वोक्स जो है वो ग्रीन एल्गे है ना. एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गे. और यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे तो ये भी ग्रीन एल्गे ही है. व्हाट इज द आंसर विदाउट एनी डाउट? एक्टोकार्पस. अगर आपको एनसीईआरटी रेफरेंस देखने गए तो रिमूव द चैप्टर प्लांटे, उसके एल्गेज का टेबल दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का, क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया, रोडोफाइशिया, है ना. तो वो पेज नंबर जो है 33 है, पेज नंबर 33, उधर आपको ये सब मिल जाएगा. बराबर. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. एक सेकेंड है बच्चों. Mutation in plant cells can be induced by, simple question, gamma rays. देखो ये काइनेटिन, जेएटिन, ये सब तो ग्रोथ हार्मोन है, बराबर है. gamma rays, infrared rays में डाउट होना चाहिए. gamma rays, why it is answer? It is again the NCERT line. एक काम करो, निकालो चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. कौन सा चैप्टर? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, उसमें
पेज नंबर 174 पे, ये 174, ठीक है, सेकेंड लास्ट पैरा, सेकेंड लास्ट पैरा, ठीक है, वहां पर म्यूटेशनल ब्रीडिंग करके जो पैराग्राफ है उसी के अंदर आपको क्लियरली मिल जाएगा आंसर कि गैमा रेज आर म्यूटेजेनिक एजेंट्स। समझ गए? ठीक है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A typical angiospermic embryo sac at maturity is what? Easy question. कुछ याद आया? ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, इसमें 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2, कुछ याद है? ये जो माइक, समझो ये ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे वाला चलाजल एंड है, एग्जाम्पल। तो ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। ये जो है ऊपर के 3 को क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस। याद आया? इसमें से ये हो गया सिनर्गिड्स, सॉरी सिनर्गिड्स को बोल रहे हैं, ये सिनर्गिड्स है, और बीच वाला जो है वो प्राइमरी एक्सेल, ठीक है। तो ये सब है, और ये जो है ये क्या हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। तो अगर काउंट करें तो सेल कितने? सेल काउंट करें बच्चों एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, सेल कितने? 7। न्यूक्लियस कितने? न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस ना, एक ये और एक ये, 7 और 8, न्यूक्लियस कितने? 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड इज अ कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। कौन सा आंसर है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इट इज इतना ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अरे 7 सेल्ड 8, हाँ ऑप्शन 3 देखो, 3 ऑप्शन जो 3 है दैट इज द करेक्ट आंसर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, बराबर। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स वाला चैप्टर, एनसीईआरटी रेफरेंस बता दूं, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया। आप जरा जाइए पेज नंबर 27 पे, ठीक है, पॉलिनेशन करके पैराग्राफ है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर है ना, जस्ट अबव we get this line, ऐसा ही line है इनफैक्ट, 8 nucleated 7 celled embryo sac। समझे? Again it says that examiner must have taken this bolded word only and put on the paper, ठीक है। Let's go to the next question. Next question now. The following are secondary metabolites in plant. पता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे आपके टेस्ट में पूछा मैंने ये, है ना। सो व्हाट आर दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट? आपको पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो चीज होती है जो उसके इमीडिएट सर्वाइवल के लिए काम नहीं आती है, माना वो दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ काम आ सकती है, बराबर। सो लेट अस गो विद दिस। ये जो टेबल है बायोमोलिक्यूल्स में, आपको याद होगा मॉर्फिन एंड कोडेन, ये एल्कलॉइड्स है और ये प्रॉपर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये ड्रग्स है, मेडिसिन है ना, जो कैंसर वैंसर में काम आती है। अच्छा, रबर और गम्स, ये जो है ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि एक टेबल की हेडिंग जो है उसको पॉलीमरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं।
दैट मीन्स इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये तीनों तो हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इन आर केस व्हाट इज द आंसर? अमाइनो एसिड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होगा, है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो चाहिए ना उनके लाइफ साइकिल वगैरह कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, हमने देखा है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का। हाँ, पेज नंबर बता दूं? लिखो पेज नंबर, या आप देखो पेज नंबर। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर जो है दैट इज पेज नंबर की जगह पे मैं आपको टेबल नंबर बता दूं। 9.3 करके एक टेबल है बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल में 9.3 वाला जो टेबल है वही रिफर कर लो। रिफर द टेबल 9.3, you'll get the answer. Let us go to the next thing. Next one. The production of gametes by the parent for production of gametes by parents, formation of zygote, the F1 F2 plant can be understood from the diagram called as. अरे कितना इजी है बच्चों। Punnett square is the answer. अरे बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, नेट स्क्वायर कहीं पे पढ़ा गया पूरे 2 साल बायोलॉजी में? नहीं। Punnett square. If you remember the full name, it was Reginald C. Punnett, है ना। ये जो कौन थे? ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, करेक्ट। किधर मेंशन किया है? पेज नंबर 73 आ जाओ, है ना। प्यूनेट स्क्वायर है, वो भी बोल्ड में बताया गया, बोल्ड में बताया गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। When the centrome is situated in the middle of 2 equal arms of the chromosome, पता है ना, वो मिडल पे रहता है, उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, यू टेक अ 30 सेंटीमीटर का स्केल, अगर आपने बराबर 15 पे रखा है तो दिस इज मेटासेंट्रिक। द वर्ड मेटा मीन्स मिडवे, है ना। फिर अगर आपको समझना है, मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए 15 सेंटीमीटर होगा, ये 0 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। what is say you know टीलोसेंट्रिक? टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बराबर इधर होगा, जिससे एक वाला पूरा 0 से लेके 30 तक रह जाए, दूसरा बने ही नहीं, है ना। ये टीलोसेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। चलो इधर बनाएगा। सब मेटासेंट्रिक जो है इसके नीचे नीचे नीचे, सपोज दिस इज 10, ये 0 और ये 30, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, ये हो गया मेटासेंट्रिक, ये हो गया टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब और ज्यादा शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, और ज्यादा शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, मतलब इधर किधर आ जाएगा, 0, 5 और ये 30, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। समझे? तो व्हाट इज आंसर? मेटासेंट्रिक। एनसीईआरटी, go to NCERT page number, right, page number 139, 139। ओके, यहाँ पर फिगर या रेफरेंस जो डायग्राम है वो 8.13 रेफर करने का, उससे अपन सेट। गोइंग नेक्स्ट नाउ। देखो फ्रेंड्स, मैं तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 लिखा है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये सब लिखा है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो पोमैटो होता है, याद है कुछ? पोमैटो क्या था? इट वाज पोटैटो प्लस टोमैटो। याद है, हम आपको क्लास में ब्रोमैटो भी बताते थे, दैट इज ब्रिंजल प्लस टोमैटो, करेक्ट। अच्छा, फिर क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करते थे? टोटिपोटेंसी। फिर आगे क्या लिखे? मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ओके, मेरिस्टेमेटिक कल्चर जो है
माइक्रो प्रोपगेशन मैथमेटिकल कल्चर में जो है सी वाला जो है सी वाला that is going to get meristem, पता है, that is going to give you virus free, और माइक्रो प्रोपगेशन is going to give you soma clones. तो अगर आप इसको देखें तो मुझे लगता है आंसर क्या है, मतलब ए का टू किसमें है, इसमें है, बराबर, ए का 2, then there is बी का 1, सी का 4 and D ka 3. That means the fourth option. Yes, fourth option is the perfect answer. Okay. If you want to get some clarity onto the concept, page number 177 पे टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक पढ़ो, आपको थोड़ा और बेटर क्लियरिटी मिलेगी माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह की, ठीक है, उधर आप देख सकते हैं. नेक्स्ट 136. अच्छा, PBR 322 has PST1 restriction enzyme site within the gene ampicillin resistance that confers the ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene at beta-galactosidase, the production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, what will happen? तुमको पता है ना, ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देगा. एक पैराग्राफ है पूरा बायोटेक्नोलॉजी में, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तुम इंसर्ट करेंगे तो वो चीज लॉस हो जाएगी. That means what will happen? Yes, third option I can see. It will not be able to confer the ampicillin resistance to the host cell. Correct? हाँ, कभी भी इंसर्ट, देखो ना, नाम से समझना चाहिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्ट करने के बाद वो चीज को इनएक्टिव कर दिया गया, ऐसा. So answer without any doubt is 136. Answer is 3. If you want to know, go to page number 200 of NCERT textbook and read the topic of insertional inactivation of NCERT. बराबर, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स. Let's go to the next one. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? ठीक है. Transcribes 28S, 18S and 5.8S ऐसा लिखा है. Transcribes precursor of mRNA, transcribes only snRNA, transcribes tRNA, 5S rRNA and snRNA. बच्चों straight forward NCERT line it is. 137 का 4th is the correct answer. Okay, go to molecular basis of inheritance chapter. Okay, molecular basis of inheritance chapter, page number 111. ठीक है, first 4 lines itself. First 4 lines जो है NCERT की वो पेज की वही. Some of you might be a bit troubled कि सर कुछ explain नहीं किए और directly answer बताए. That is what we were doing in the last 2 years, right? मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाई है. I am now just trying to focus on it is a straight NCERT line. Whatever has been there in NCERT, you should be knowing it as. ठीक है, concept वगैरह तो आपको सब पढ़ाया गया ही है. Lines आपको याद रहेगी, ऐसा वाला बात है. Let us go to the next one. Next questions now. In the exponential growth equation, nt is equal to n0 e raised to rt. What is e representing? Okay, the e represents the base of natural logarithm. E जो है वो क्या है? Base of natural logarithm है. ये तो एक जेई के स्टूडेंट को पूछते तो शायद बता पाता है ना, बराबर. तो ये जो क्वेश्चन है, you know what is nt, n naught, what is e, what is r, what is t, करेक्ट. ये सब जो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, ठीक है, उसमें आप अगर जाना चाहें तो आप देख सकते हैं पेज 230 पे जाना, 230 पे. हाँ, देयर इज दिस फॉर्मूला गिवन. ठीक है, nt is population density at time t, n naught is initial population density, e जो है e raised to rt है,
व्हाट इज आवर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यही सब था। टी इज टाइम, करेक्ट। सो 230 पेज पे आपको ये मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स इधर देखो, तुमको मैंने बताया था, ऐसा ही हिंट दिया था, फेबेशिया फर्स्ट फैमिली में G1 रहता है। सोलनेशिया, F फॉर फेबेशिया, F फॉर फर्स्ट फैमिली, S फॉर सोलनेशिया, S फॉर सेकंड फैमिली में गैनोशियम 2 रहेगा। लिलिएशिया is the last family mentioned, will have G3। कितना इजी, यही टेक्निक से आंसर आ जाना चाहिए। फेबेशिया G1 ढूंढो, G1 किसके पास है? G1 ये रहा, ठीक है। फिर सोलनेशिया जो है वो इसको रहेगा, इसको याद आएगा। और लिलिएशिया जो है वो तो इसका है, तो ब्रेसिकेशिया का ये होना चाहिए। टेल मी नाउ द आंसर। ओके, वी कैन सी फोर्थ जो है, कैसे करें, चलो ए का लिखते हैं। ए का, ए जो है, ए इज 3, बी इज 4, सी इज 1, डी इज 2। तो A3 B4 C1, एक से C1 नहीं है ना, C2 है बच्चों, 2 है, देखो 2 है। और फिर क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। हाँ, C2 D1 कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट, बराबर। ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लोरल फॉर्मूला वाले टॉपिक में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, the following statement is incorrect. देखो, ATP, NADP, H2 are synthesized during non-cyclic, correct है। Cyclic photophosphation involves both PS1 and PS2. This is an incorrect statement, क्योंकि cyclic वाला सिर्फ PS1 इन्वॉल्व करता है, नॉन साइक्लिक वाला PS2 और PS1 दोनों साथ में इन्वॉल्व करता है। तो आई थिंक अपने आंसर तो मिलेगा। स्ट्रोमा लैमेले विल हैव PS1 ओनली एंड विल लैक NADP रिडक्टेज, जो कि जो है ये स्ट्रोमा लैमेले हम पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो PS1 का जो स्ट्रोमा लैमेले है उसको NADP रिडक्टेज नहीं होता है, वो PS2 को होता है, तभी तो नॉन साइक्लिक में लगता है। फिर ग्रेना लैमेले विल हैव PS1 PS2। So in this case, what I can conclude, answer definitely is option 2। मैं सारी दूसरी चीजें रब कर देता हूँ, ये अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बराबर। क्योंकि अपना साइक्लिक वाला, अगर आपको याद है, हम क्लास में कैसे याद कराते थे बच्चों फोटोसिंथेसिस का, साइक्लिक में PS1 FRS फेरिडोक्सिन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन PS1, ये हमको याद है क्या? तो PS1 से गाड़ी शुरू होकर PS1 पे आ जाती है। वापस एक बताऊं, PS1 FRS फेरिडोक्सिन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन PS1, फिर से PS1 आ गया, तो इधर PS2 आता ही नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर स्टूडेंट्स? बराबर। आगे बढ़ते हैं। सो द आंसर इज द सेकंड वन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स ये देखो, ये ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट एनसीईआरटी नॉलेज। अच्छे से पढ़ा रहेगा तो इसको टैकल कर पाएंगे। तुमको याद है एक अपना, मैं तुमको बता दूं, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर इज देयर, बराबर। उसमें एक टॉपिक था नाइट्रोजन साइकिल, याद आया? उसमें एक 2 रिएक्शन लिखे गए थे, अगर आपने पढ़े हो तो।
नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन जो है, दिस इज अ प्रोसेस of converting ammonia to nitrite and nitrate, बराबर। इसका जो दो स्टेप्स था बच्चों, पहला स्टेप में लिखता हूं ट्वाइस NH3 प्लस 3O2, जिन्होंने ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, आप एक काम करो, ये टॉपिक ओपन करो, कौन सा, मिनरल न्यूट्रिशन, कौन से पेज पे जाना है, पेज 201 पे जाना है, ठीक है। एक तो फिगर 12.3 पे नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है, उसी को थ्योरेटिकली समझाया गया है, बराबर। तो नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस करके बैक्टीरिया होते हैं, जो ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं ट्वाइस NO2 माइनस 2H plus and 2H2. But what is twice NO2 minus? It is the first step of nitrification. I would say ammonia has got converted to nitrite with the help of nitrosomonas bacteria. तो क्या मैं बोलूं कि नाइट्रोसोमोनस या नाइट्रोकोकस का काम अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, यस और नो, यस और नो बच्चों। देखो एक का 2 इधर आ गया, और देखो फिर और थोड़ा बताता हूँ। चलो इसका अगर हम सेकेंड स्टेप भी पढ़े, वो भी रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस NO2 माइनस प्लस ऑक्सीजन विच इज नथिंग बट नाइट्राइट। ओके, इसको भी एक बैक्टीरिया चाहिए जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। एनसीईआरटी ठीक से रीड करो, अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रेट, पहला लगा नाइट्राइट, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर चाहिए होता है। तो नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये करेगा। फिर थायोबैसिलस ये करेगा, पता है सीडोमोनास थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, सॉरी मैं आगे चला गया, पीछे जाते हैं, हाँ देखो इधर, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए दो ही बैक्टीरिया लिखे एनसीईआरटी में, दैट इज सीडोमोनास, सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस, समझे। तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा जिस बच्चे को एनसीईआरटी की अच्छी ग्रिप है, दैट स्टूडेंट कैन ओनली टैकल दिस क्वेश्चन, बराबर। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आंसर इज थर्ड ऑप्शन विथ ऑल दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, फाइन। अगेन इट इज एनसीईआरटी बेस्ड बट रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है, प्रोटीन्स, प्रोटीन सपोज है पेप्टाइड लिंकेज मिलता है, बायोमोलिकुलर का कंसेप्चुअल टॉपिक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सैचुरेट वो होता है जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। अभी कर लो, इसको मैच कर लो। व्हाट इज द आंसर? ए का 4 दो जगह पर है, ठीक है, बी का 1, ए का 4 बी का 1, आंसर इज थर्ड।
थर्ड ऑप्शन, यस और नो? ये थर्ड ऑप्शन, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का? बायोमोलिक्यूल का। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस वुड हैव बीन इजीली टैकल्ड, है ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ टू पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नहीं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, हाँ वो सब होता है कैरियोगेमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, ये भी गलत इंफॉर्मेशन है। सेप्रोफाइट तो यार डेड प्लांट वगैरह पे फीड करते हैं। Some of the organism can fix atmosphere nitrogen, specialized cell called sheath cells, गलत। ये तो heterocyst होता था ना बच्चों, अगर सही होता तो heterocyst। Fusion of protoplasm between two motile and non-motile gamete is called as plasmogamy। तो क्या लिया? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ना, प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है, प्रोटोप्लाज्म, उसके फ्यूजन को तो प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, बराबर। What is the correct answer? Fourth is the correct answer. If you want to know, go to NCERT chapter number 2, biological classification chapter का नाम है, बराबर। अब उस पे आप अगर पेज नंबर चाहते हैं तो लिखो, पेज नंबर 23, there is second paragraph itself, सेकेंड पैराग्राफ में बोल्ड करके ये चीजें दी गई है, वापस से बोल्ड वाला क्वेश्चन ही पूछा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In some members of which of the following pairs of family pollen grains retain their viability for months after release? For months after release, ये तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म जो चैप्टर है उसमें आइए पेज नंबर 24 पे, बिलो द डायग्राम ऑफ पोलन टैबलेट्स, देखो पोलन टैबलेट का डायग्राम था, उसके नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये इंफॉर्मेशन कि यार रोसेशिया एंड लेगुमिनेशिया, ये जो है ना, ये लोग की वायबिलिटी फॉर मंथ्स रहता है, समझा? स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन, स्ट्रेट एनसीईआरटी, इसमें कुछ भी ट्विस्ट टर्न नहीं है, ठीक है? तो वो 7th लाइन वगैरह पे था, वो डायग्राम के नीचे 7th लाइन के आसपास आप पढ़ना तो आपको रोसेशिया लेगुमिनोसिया मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Now students, देखो क्या लिखा है, cells of medullary ray that find the correct pair, cells of medullary ray that form a part of cambial ring, interfascicular cambium। बच्चों, इंटर मीन्स बिटवीन, फैसिकल मतलब बंडल, फैसिकल मतलब बंडल। तुमको याद है क्या, ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा था आपने, उसमें ये ऐसा अलग अलग रेडियाई पे वैस्कुलर बंडल्स रहते थे, कुछ याद आ रहा है क्या? उसमें इफ आई शो यू समथिंग, इसके अंदर जो था वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंदर, क्योंकि ये तो भैया फेसिकल है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्राफेसिकुलर, ये क्या हो गया, ये भी इंट्राफेसिकुलर। बट ये आप देख रहे हैं, रेड लाइन से बना दूं मैं, ये है कि नहीं, ये क्या रहेगा, ये इंटरफेसिकुलर रहेगा, इंटरफेसिकुलर। तो बच्चों ये रहा इंटर मीन्स बिटवीन द टू वैस्कुलर बंडल, है ना? तो cells of medullary ray that form a part of cambial ring is interfascicular cambium, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो बन रहा है ये पूरा कैम्बियल रिंग ही बनता है मेरे भाई, इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर मिला के क्या बनेगा, कैम्बियल रिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड सर कैम्बियल रिंग किधर है, ये पूरी कैम्बियल रिंग, ये समझ गए, ये पूरी कैम्बियल रिंग बना दी लोगों ने। अच्छा फिर क्या, दूसरा ऑप्शन देखो,
लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास, पता है ये सब्सिडरी सेल्स नहीं होते, ये तो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं। अगर दिस स्टेटमेंट, if this statement should have been correct, it should buliform cells. In dicot leaf, vascular bundles are surrounded by large thick walled conjunctive tissue. Wrong. ये बुक चेक करना NCERT, it says it is bundle sheath cells. Loose parenchyma rupturing the epidermis and forming a lens shaped opening the bark called a spongy parenchyma. Wrong. These were lenticles. देखो बच्चों, हम आपको क्लास में ऐसे ही बताते थे, जनरली ऐसे सब क्वेश्चन में ना, तो जो है ज्यादा बार ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट वाला करेक्ट होता है या तो लास्ट वाला करेक्ट होता है। फर्स्ट वाला इसलिए कि आप जल्दी जल्दी में पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लास्ट वाले तक आपका पेशेंस कम हो जाता है। वही वाला ऐसा क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले को ध्यान से पढ़ना था, फर्स्ट वाले में ही आंसर छुपा था। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी द ऑप्शन फर्स्ट। अंडरस्टूड? बराबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect? During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. ये तो correct statement है, पढ़ा था हमने, terminal oxidation होता है। ATP is synthesized through complex 5, correct है भी, ATP synthase enzyme इधर ही बनता है। Oxidation reduction reaction produces proton gradient in the respiration, बराबर है। हाई टू लो जाता है चीजें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 gives rise to 2 ATP, देखो इधर गलत है, it should be 3 ATP and 1 FADH2 gives you 2 ATP। तो करेक्ट बात ये है कि भाई NADH2 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। याद है कुछ अपने पास टोटल 10 NADH2 बनते थे, 2 FADH2 बनता था, तो 10 was giving 10 into 3, 30 ATP, 2 was giving 2 into 2, 4, ये रहा 34 ATP। हम लोग को इनडायरेक्ट ATP आता था एक्चुअली थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अपने को पहचानना था कि NADH2 की एनर्जी यील्ड कितनी है, FADH2 कितनी है। तो 3 ATP 2 ATP करेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा तो ये उल्टा कर दिया। देखो, it says 1 NADH2 gives you 2 ATP and 1 FADH2 gives you 3 ATP, which is a wrong combination. Hence, this is the correct answer in this particular case. समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जो एस फेज DNA रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। G2 फेज जो है, G2 फेज ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कौन सा प्रोटीन? जो कि सेल डिवीजन में काम आएंगे। तुमको पता है सेल डिवीजन में काम आने वाले स्पिंडल प्रोटीन्स होते थे, स्पिंडल फाइबर। क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज था, और G1 फेज is an interval between mitosis and initiation of DNA replication. So what is the answer? कितना easy है, conceptual है but easy है। Answer is first, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। Next, cell division का easy question. Identify the correct statement. Identify the correct statement पूछा है। In capping, methyl guanosine triphosphate is added to 3' end. अरे RNA जितने भी होते हैं वो 5 to 3 रीड किए जाते हैं, है ना। तो कैपिंग 5' end पे होना चाहिए, टेलिंग 3' end पे होना चाहिए। लेकिन क्या पूछ रहा है, आपको क्या बता रहा है? कैपिंग इज डन एट 3' end. This is a wrong statement. The coding strand in the transcription unit is copied on mRNA. गलत ना, कोडिंग स्ट्रैंड थोड़ी mRNA पे कॉपी होता है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड तो उधर जाता है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऑपोजिट वाला। कुछ याद है क्या? ये देखो ऐसा कुछ था, डू यू रिमेम्बर? ये हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते थे। 3 है सपोज, ये 5' है, ये 3' है, ये 5' है।
इस पे ये mRNA इधर बनता था, ऐसा डायरेक्शन, दिस इज mRNA, दिस वाज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज mRNA। तो क्या पूछ रहे हैं? The coding strand in the transcription it is copied to an mRNA, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी तो इधर होनी चाहिए, जो नॉट एज सच, ये क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन इट इज कॉपीड टू एन mRNA, नहीं ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड टू mRNA, करेक्ट है ना, जिसको हम लोग एंटी सेंस टेम्पलेट भी बोलते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अगेन रॉन्ग। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में होता है स्प्लिट जीन, तभी तो अपने को वो सब एक्सॉन इंट्रॉन इंट्रॉन सब आता है, अपने को सब इंट्रॉन हटाने पड़ते हैं, एक्सॉन को जोड़ने पड़ते हैं। लास्ट में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस। अरे याद है क्या? देयर वाज टू फैक्टर, सिग्मा एंड रो फैक्टर, याद है क्या? सिग्मा फैक्टर ऐसा कोई सिंबल था, रो फैक्टर ऐसा सिंबल है एनसीईआरटी में। सिग्मा वाज स्टार्टिंग फैक्टर, एस फॉर स्टार्टिंग, एस फॉर सिग्मा, आर जो था रो, दैट वाज द लास्ट वाला फैक्टर, दैट इज द टर्मिनेशन फैक्टर। ये तो सही लिखा ना, रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस। So what is the correct answer? Correct answer is option 4, बराबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography. Because क्या बोल रहे हैं? आजकल जो है कैंसर पकड़ना आसान है रेडियो एक्टिव प्रोब डालने के बाद। ऐसा क्यों? तुमको पता है हम लोग प्रोब जो डालते थे वो प्रोब कलर्ड वाला पार्ट होता था, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टाइप्स होता था। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर म्यूटेशन हो गया रहेगा, आप जो प्रोब डालते हैं वो अपने अपने पार्टनर से ज्वाइन करने वाला है, लेकिन कैंसर में तो म्यूटेशन से कुछ नया ही बन गया रहेगा। तो क्या जो नया बना रहेगा उसके लिए भी प्रोब अवेलेबल होगा क्या? डेफिनेटली नहीं, है ना। सो व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? देखो क्या लिखा, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब विल हैव नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, आंसर इज दिस ओनली। म्यूटेशन तो भाई सडन एब्रप्ट चेंज होती है, आप प्रोब तो पहले से डालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के इंटेंशन से। किसी को कैंसर हुआ रहेगा तो कुछ नया कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसका कोई प्रोब मिलेगा नहीं, उसका प्रोब अगर मिलेगा नहीं तो मतलब वो एरियाज पे प्रोब नहीं बैठेगा, अल्टीमेटली अपना समझ जाएगा कि यार वहां पर कुछ चेंज आई है। दैट इज व्हाट इट इज। इनफैक्ट मेरे को तो अभी सेकंड थर्ड फोर्थ रीड करने की जरूरत नहीं लग रही है ना। 149 आंसर इज 1। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, ये प्रोब वगैरह का कॉन्सेप्ट आप उसमें सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सब में अच्छे से पढ़ चुके हैं। DNA fingerprinting involves identifying sequences in some regions in DNA called as satellite DNA, single nucleotide, polymorphic DNA, repetitive DNA. अरे repetitive DNA NCERT का line है students. This repetitive DNA is nothing but VNTR, variable number of tandem repeat. You can go to page number 121. ठीक है, DNA fingerprinting वाले टॉपिक में जाइए और उधर ध्यान से पढ़िए कि कौन से बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। वीएनटीआर या रिपीटेटिव डीएनए के बेसिस पे करते हैं, बराबर है। सो अगेन अ स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन, बराबर, करेक्ट। अभी आपने देखा हमने जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस किए बॉटनी सेक्शन के, एक बात क्लियरली समझ में आ रही है, इस बार का पेपर काफी बैलेंस पेपर था। देयर वर सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आस्क्ड, बट अदरवाइज जो क्वेश्चंस है वो सबके सब अटेम्प्टेबल थे। एनसीईआरटी के लाइंस ही उठा उठा के डाले थे। इसलिए मैंने इस पूरे पेपर में यही मोरलेस आपको समझाने की कोशिश की कि आपकी एनसीईआरटी रीडिंग थ्रो रहेगी तो यू विल गेट गुड मार्क्स ऑल टुगेदर।
ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो मैं आपको ना ये स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा ना एनालिसिस भी दिखाता हूँ, जो हमने बायोलॉजी का बॉटनी वाला पेपर का बनाया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम आई डूइंग, 1 सेकेंड, देखो मैं, हाँ, इफ यू कैन सी, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एक एनालिसिस बनाया हुआ है, प्लीज चेक इट। टॉपिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रखा है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट पर डाल दिया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट डाल दिया, प्लांट डाइवर्सिटी डाल दिया, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, स्ट्रेटजीज, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एंड देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने भी 50 क्वेश्चंस हमने स्टडी किए, उसको अगर मैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनालिसिस बताऊं, तो मॉर्फोलॉजी के अपने को 2 क्वेश्चन मिले, एनाटॉमी के 3 मिले, प्लांट फिजियोलॉजी के 8 मिले, रिप्रोडक्शन प्लांट्स के 4 मिले, बराबर, ठीक है। देन वो प्लांट डाइवर्सिटी के वी गॉट 5 क्वेश्चंस, देन सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन से 5 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चंस, genetics and molecular for 5 question, evolution से 1 question, strategy for enhancement 2 question, biotechnology 7 question, ecology 6 question, so total number of questions is 50. आप देख रहे हैं, this is how the distribution was there for the botany part. botany part में ऐसा कुछ distribution था, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम कुछ और इस तरीके से एनालिसिस करें बच्चों, if you see this, section A और section B को बाइफरकेट करूं मैं, सेक्शन ए को अगर मैं इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में रखूं, तो मुझे लगता है 23 क्वेश्चंस ऑफ 35 क्वेश्चन वाज इजी, मीडियम में 12 क्वेश्चंस, ठीक है। डिफिकल्ट एज सच मेरे को कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। एक आधा था वो जो मैंने आपको बताया ना, इन द टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, ये वो, ठीक है। सो दैट कैन बी, वी कैन पुट इट इनटू अ डिफिकल्ट, बट देन मीडियम एंड डिफिकल्ट के रेंज का ही था, ठीक है। टोटल 35 हो गया। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी की बात करें तो इसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट जो है ये है, उसमें 2 इजी, 11 मीडियम एंड डिफिकल्ट बाय 2। सो दिस इज हाउ द ऑल टुगेदर थिंग्स वेर। बॉटनी का आपको मैंने ये पेपर एनालिसिस दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कमिंग समथिंग छोटा सा बात करेंगे। अगर देखो लाइफ में आप कुछ पैशनेट हैं अच्छा कुछ करने के लिए, तो मैंने कुछ आपके लिए मोटिवेटिंग बात भी यहाँ पे रखी है। देखो आपके सामने खुशबू राजपुरोहित, वन ऑफ योर सीनियर, वो एग्जांपल है लास्ट ईयर की हमारी टॉपर, ओके। देयर इज अ गर्ल, शी गॉट 665 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नाउ शी इज परसुइंग MBBS फ्रॉम द KEM हॉस्पिटल। बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बच्चे ने स्कोर किया है। एंड एट आवर क्लास देयर वर 28 स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 500 अबव। Why I'm telling you this? No, अगर आप अपने लिए पैशनेट है, आपका गोल एकदम फिक्स है, तो जो है ये हमारी टीम आपके लिए हमेशा रेडी है, इन कॉन्टेक्स्ट टू हेल्पिंग यू इन एनी सिनेरियो, बराबर। अब हम फिर से दूसरे वीडियो मिलेंगे जहां पर हम ज़ूलॉजी के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन।